चलो यहाँ तक तो मैं अपलोड कर दी हूँ, देख लेना। टर्म और ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, वो 5 साल का होता है, तुम देख लेना। तो कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा मैंने तुमको पढ़ा दिया है, कितने मेंबर्स होते हैं, कितने सीट्स के ऊपर जो है इलेक्शन होता है, कितना सीट लाना ज़रूरी होता है आधे से ज़्यादा, ताकि उसके ऊपर अपना लोग पीएम को चुन सकें। ये देखो, ये जो सारे हैं ये सीट्स हैं। एलोकेशन ऑफ सीट्स टू न्यू नाउ एग्जिस्टिंग 28 सीट्स इन 7 आउट ऑफ यूनियन। कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा, ये तो लोकसभा का जो सीट है ये पॉपुलेशन के हिसाब से सीट को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। दिस इज द नेक्स्ट पेज। तो क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स क्या क्या होना चाहिए पढ़ लेना अपने से। 25 इयर्स के ऊपर होना चाहिए, वो देश का वासी होना चाहिए, ये वो ये डिसक्वालिफिकेशंस पढ़ लेना। दिस इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, है इम्पोर्टेंट तो पढ़ लेना अपने से, नहीं समझने का कुछ भी नहीं है उसमें। यही है कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो लोकसभा इलेक्शन को फाइट करने के लिए क्वालिफाइड है, मैंने उसके अंदर ये सारे कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, तभी वो फाइट कर सकता है, अदरवाइज वो फाइट नहीं कर सकता। तो क्वालिफिकेशंस अगर उसके अंदर ये सब है तो वो कर सकता है। डिसक्वालिफिकेशंस क्या हो, अगर ये सब चीज़ उसके अंदर नहीं है तो वो नहीं कर सकता है। अगर ये सब चीज़ है या नहीं है तो वो डिसक्वालिफाइड किया जाता है। अच्छा, ये है नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ, मतलब कोई एक जो पर्सन है वो हाउसेस, माने पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों का मेंबर्स नहीं हो सकता। या तो वो हाउस एक स्टेट क्या बोलते उसको, या तो लोकसभा का होगा या राज्यसभा का होगा। ठीक है, और एक्सपल्जन बोथ हाउसेस जो है वो मेंबर्स को निकाल सकती है अगर किसी का कंडक्ट से, यानी किसी का व्यवहार से हाउस की डिग्निटी को कोई फ़र्क पड़ा हो, मैंने कोई अगर गलत व्यवहार किया है तो उसको निकाला जा सकता है। अच्छा, अब आता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स एन एम्प्लॉयमेंट और अ पोजीशन दैट ब्रिंग्स टू अ पर्सन होल्डिंग इट सम फाइनेंशियल गेन और बेनिफिट। मतलब एक ऐसा ऑफिस जो एक पर्सन को फाइनेंशियल गेन देता है। जैसे हम लोग ऑफिस में काम करते हैं तो हमको वो फाइनेंशियल गेन देता है, हर महीने सैलरी देता है, तो उसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो द टेस्ट्स फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन ऑफिस इज एन ऑफिस अंडर अ गवर्नमेंट आर, तो वेदर द गवर्नमेंट मेक्स द अपॉइंटमेंट, whether the government pays the remuneration, whether the holder performs the functions of the government. It's an office. एक मिनट, इसका मतलब होता है कि एक ऑफिस वो गवर्नमेंट के अंडर में है या नहीं है, वो डिसाइड करता है ये 3 पॉइंट्स। एक ऑफिस, 2 तरह का ऑफिस होता है। एक ऑफिस होता है जो गवर्नमेंट के अंडर में हो, ठीक है, यानी ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके, और एक ऑफिस होता है कि जो प्राइवेट लोगों के अंडर में होता है, मैंने प्राइवेट कुछ लोग होते हैं जो उसके प्रोप्राइटर्स होते हैं और उनके अंडर में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स, अगर ये 3 पॉइंट्स फुलफिल हो जाता है तो ये टेस्ट है कि वो जो ऑफिस है वो गवर्नमेंट के अंडर में है या नहीं है। तो क्या है, वेदर द गवर्नमेंट मेक्स द अपॉइंटमेंट, अगर उस ऑफिस का जो लोगों को जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नमेंट करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट के अंडर का ऑफिस हो गया। या फिर वो उन लोगों को, सेकंड नंबर है, गवर्नमेंट रेम्यूनरेशन, मतलब सैलरी देती है या नहीं देती। अगर देती है, गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो वो गवर्नमेंट के अंडर का ऑफिस हो गया। वेदर द होल्डर परफॉर्म्स फंक्शंस फॉर द गवर्नमेंट, और वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो जो काम करते हैं वो गवर्नमेंट के लिए करते हैं या और किसी के लिए करते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए करते हैं तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो गए। तो बहुत सारा बैंक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, रेलवे है,
सोमिन डिपार्टमेंट जो पूरी तरह से गवर्नमेंट का है, और वहाँ के लोग जो उसको गवर्नमेंट उनका अपॉइंटमेंट करती है, गवर्नमेंट ही उनको पैसा देती है, और वो लोग जो काम करते हैं वो पूरे गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं वो लोग। अच्छा, उसके बाद क्या है पर में और कुछ नहीं है, बॉक्सेस है, बॉक्स है, यस बॉक्स है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड एक्सपल्जन ऑफ एमपीज, इसमें कुछ नहीं है, मतलब कुछ एमपीज को अपहेल्ड कर निकाल दिया गया था, कुछ गलत किया होगा वो लोग, तो सुप्रीम कोर्ट उसको वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील किए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला हाँ ठीक है, एमपीज ने गलत किया था तो उसको निकाला गया है, ठीक किया, ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ अलग सा ही दिया हुआ है, आई डोंट थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। ओथ एफर्मेशन बाय मेंबर्स, उसके बाद ये लोग मतलब ओथ लेते हैं कि हाँ जो मेंबर बनते हैं राज्यसभा के और लोकसभा के, वो लोग को एक कसम खानी पड़ती है कि हाँ हम लोग जो चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को दिया जा रहा है उसको हम लोग अच्छे से निभाएंगे, और इंडिया की इंटीग्रिटी पे कोई आँच नहीं आने देंगे, और हम लोग फेथफुल रहेंगे। अच्छा, वेकेशन ऑफ सीट्स ऑफ मेंबर्स आइदर बिकम्स वैकेंट इन द फॉलोइंग सिचुएशन, अब कोई वैकेंट रह जाता है सीट, कि कैसे कैसे वैकेंट रह जाता है, इफ़ अ मेंबर रिजाइंस सीट को रिज़ाइन कर देता है तब, फिर या फिर एब्सेंट रहता है पूरा मीटिंग से 60 डेज तक अगर एब्सेंट रहता है विदाउट परमिशन तो उसकी सीट को वैकेंट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। और ऑन द ग्राउंड ऑफ तो लास्ट वाला देख रही थी, डिफेक्शन, लास्ट वाला देखना, तो 2-3 तो एक क्या अगर उसके अंदर कोई डिसक्वालिफिकेशंस हो, कॉन्स्टिट्यूट डिसक्वालिफिकेशन पड़े ना, मान लो वो किसी तरह से झूठ बोल के कुछ ऐसे करके अपने आप को क्वालिफाइड बता दिया और वो पास हो गया, उसको मेंबर बना दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं इसके अंदर तो इस चीज़ का प्रॉब्लम है, तो डिसक्वालिफाइड हो गया तो उसको हटा दिया जाता है। और होता है एक तो डिफेक्शन मतलब अगर वो कोई माल फंक्शनिंग किया हो, कुछ गलत काम किया हो, तो उसके सीट से उसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कोरम ऑफ द हाउस। अब कोरम ऑफ द हाउस क्या है कि देखो ऐसे होता है, जैसे इसको थोड़ा नीचे लाती हूँ तो दूसरा पेज में आ जाता है। सो कोरम ऑफ द हाउस क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जिससे कि जो लोकसभा का जो मीटिंग है वो चालू किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई ऑफिस है, उसमें मैंने ऑफिस में तो सबको आना पड़ता है, इसमें भी आना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मान लो किसी दिन किसी कारण से लोग नहीं आ पाए या कुछ हुआ तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इतने होने चाहिए, तभी मीटिंग को स्टार्ट किया जा सकता है, या फिर लोकसभा का जो ऑफिस को उसको स्टार्ट किया जा सकता है। उसको कोरम ऑफ द हाउस कहते हैं। एंड द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द हाउस 1/10 ऑफ द टोटल नंबर, मतलब जितने मेंबर्स होते हैं उसके एटलीस्ट 1/10 वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जाके उस मीटिंग को, लोकसभा की मीटिंग को चालू किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है स्पीकर नहीं रहेगा तो फिर मीटिंग कैसे होगा, क्योंकि स्पीकर जो है दैट प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग, एंड एटलीस्ट 55 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द सिटिंग ऑफ ईच डे। मैंने 55 मेंबर्स अगर नहीं होंगे तो लोकसभा का जो ऑफिस है उसको स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। So it is presumed that there is quorum throughout sitting until objection of lack of quorum is raised by a member। ठीक है, देख लेना आपने से। अब सैलरी एंड अलाउंसेस कि किसको कितना मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है। अलाउंसेस मतलब होता है कि कोई स्पेशल चीज़ों के लिए, अगर जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर मेडिकल अलाउंस, हाँ फिर एजुकेशन अलाउंस, तो किस मेंबर को क्या क्या अलाउंसेस मिलने चाहिए, मैंने उसके लिए पैसा, मैंने मेडिकल के लिए अलग से सुविधा मिलनी चाहिए, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सुविधा मिलनी चाहिए,
फिर घर के लिए, घर का जो रेंट होता है उसके लिए सुविधा मिलनी चाहिए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो आना जाना कैसे करेगा, मैंने कम्युनिकेशन क्या यूज़ करेगा, उसका पेट्रोल का खर्चा उसको मिलना चाहिए, तो उसको अलाउंस बोलते हैं। तो किसको क्या मिलना चाहिए। और लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए, कर्टसी ऑफ द हाउस। तो मेंबर्स जो है वो शुड नॉट लीव द हाउस इमीडिएटली, मतलब तुरंत छोड़ के नहीं जा सकते हैं। उनको अगर कर्टसी टू द हाउस डिक्टेट्स दैट फिनिशिंग देयर दिस इट रिज्यूम सीट लीव द हाउस ओनली आफ्टर, उसके बाद कर्टसी तुरंत वो छोड़ के नहीं जा सकते और अपना जो भी उनको बोलना है तुरंत बोल के वो चुप होके बैठ जाए और अपने टर्न का इंतज़ार करें। लीडर ऑफ द अपोजिशन, अब हाउस के अंदर क्या होता है, दो पार्टी। लीडर ऑफ द अपोजिशन किसको बोलते हैं, देखो अब मैं तुमको बताया था कि दो तरह की पार्टीज होते हैं, मतलब मेन लोकसभा में, मैंने जब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चुनाव होता है उसमें दो मेन तरह की पार्टीज होती है, मैंने है इंडिया के अंदर दो है मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टीज, कांग्रेस और बीजेपी। तो अगर बीजेपी जीत गया तो कांग्रेस उसका अपोजिशन पार्टी हो गया है ना, उसको अपोज करेगा, और अगर कांग्रेस जीत गया तो बीजेपी उसको अपोज करेगा। तो अपोजिशन में जो बैठेगा, मतलब जो पार्टी हार जाएगी उसको हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं। तो उसका लीडर, जैसे हम लोग के भारत में कांग्रेस पार्टी की लीडर सोनिया गांधी है, वो अपोजिशन की पार्टी है, और बीजेपी का जो है वो प्रधानमंत्री हम लोग का मोदी है। तो मोदी हुआ हम लोग का जो विनिंग पार्टी है उसका लीडर हुआ, और जो पार्टी डिफीटेड है, मतलब जो पार्टी हारी हुई है कांग्रेस, उसकी कांग्रेस सोनिया गांधी है, तो उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं। वो भी पार्लियामेंट के अंदर बैठता है और क्या करता है, अपोज करता है। जैसे मान लो कि कोई भी डिसीजन लिया, जो लोकसभा में जो पार्टीज जो मेन पार्टी होती है, जो विनिंग पार्टी होती है, वो कोई डिसीजन अगर लेता है तो उसमें अगर कुछ गलती है, कोई फॉल्ट है, तो उसको अपोज कौन करता है, अपोजिशन का लीडर, कि नहीं आप यहाँ गलत डिसीजन ले रहे हैं, आपको ये डिसीजन लेने के लिए हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। तो इस तरह से अपोजिशन किया जाता है, और अपोजिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं रहेगा तो ये लोग अपने मन से कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। That's why opposition is very important, because they take care whether the winning party are taking a wrong decision or right decision. So it's very important for the opposition party to raise objection to whatever the winning party is going to do. In Lok Sabha, Rajya Sabha, party gets recognition as a parliament party if it has no 1/10 of the total members. वही जो मैं बताई, जो opposition जो हार जाते हैं। और opposition, the leaders of the largest among the opposition parties are recognized as leaders of opposition. An act of parliament bestowed on them. मेन पॉइंट मैं तुमको बता दूँ। तो ये वाला हो गया। तो इस जगह में तुम देख लेना अपने से कि अगर 55 सीट्स लाया था या 44 सीट्स लाया था कांग्रेस 2014 में, और 19 में 52 सीट्स लाया था, तो इन लोग को एक पार्टी का भी पदवी नहीं मिला, एक ग्रुप का पदवी मिला था खाली, देख लेना ऐसा कुछ नहीं। विमेन एमपीज इन लोकसभा 78 सीट्स विमेन को मिला है लोकसभा के अंदर, जो इट्स द हाईएस्ट नंबर एवर अटेंड बाय वुमेन इन लोकसभा। तो वुमेन का एक मैंने है कि वुमेन लोग भी जी मैंने लोकसभा के लिए इलेक्शन के लिए फाइट कर सकती है, और 78 मैंने 14.3% ऑफ द मेंबर्स ऑफ 17th लोकसभा, मैंने जितना मेंबर्स लोकसभा का बना उसमें उसका 14.3% जो है वुमेन कैंडिडेट्स है, उसमें 78 सीट वो लोग जीती है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मैंने लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसका क्या क्या काम होता है। तो वो सबसे पहले तो लोकसभा का जो भी मीटिंग्स होता है उसको प्रिसाइड ओवर करता है,
और सब कुछ उन लोग मीटिंग को मैनेज करना, उसके बारे में डिसीजन देना, इलेक्शन मैंने वहाँ पे वोटिंग करवाना, बताया ना, बिल पास करने के लिए वोटिंग करवाना। और जानवर के जैसे लड़ते वो लोग आपस में, देखना कभी लोकसभा का जब मीटिंग चलता है आपस में जैसे जानवर लोग लड़ता है ना, वैसे वो लोग लड़ता है आपस में। एमपीस लोग ना बहस करता है एक दूसरे से, चप्पल जूता भी मारता है एक दूसरे को। तो ये सारा चीज़ को मैनेज करता है स्पीकर। तो फर्स्ट वाले में इलेक्शन ऑफ द स्पीकर कैसे होता है, जो आपस में जो मतलब मेंबर्स जो होते हैं वही वोटिंग करके अपना स्पीकर को चुन लेते हैं। और अगर स्पीकर किसी फॉर सम रीज़न और द अदर, इफ द स्पीकर इज एब्सेंट देन देयर इज अ डेप्यूटी स्पीकर हु टेक्स द सीट ऑफ स्पीकर इन केस द स्पीकर इज एब्सेंट। तो उस केस में डेप्यूटी स्पीकर चलाता है। अच्छा, इन केस अगर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर हो सकता है, देयर इज अ कोइंसिडेंस दैट स्पीकर इज absent as well as the deputy speaker. Now in that case what will happen, who will preside over the meeting? तो एक 6 चेयरपर्सन्स मतलब 6 मेंबर्स को बैठाया जाता है, उनका पैनल बनाया जाता है चेयरपर्सन्स, एंड दे प्रिसाइड ओवर द मीटिंग एंड ऑल। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि रिमूवल ऑफ द स्पीकर कैसा होता है। तो ऐसा भी तो है कि ना, स्पीकर एक ही जन थोड़ी ना बना रहेगा, उसका भी एक टेन्योर होता है, शायद 5 years का टेन्योर होता है उसका भी। तो कुछ कुछ केसों में उसका रिमूवल होता है। अगर मान लो इन केस वो ही सीजेस टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस, मैंने इन सम केसेस अगर इफ इज डिसक्वालिफाइड कि नो ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस, तो नाउ ही कैन नॉट बी अ स्पीकर बिकॉज ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस, सो इन दैट केस इज़ नॉट इवन द स्पीकर ऑफ द हाउस। एंड ऑल्सो इफ ही रिजाइन्स हिमसेल्फ, अगर उसको किसी कारण से अगर वो हिमसेल्फ रिजाइन करता है तो, या फिर अगर कुछ केसेस में अगर स्पीकर को नहीं समझ में आ रहा है कि नो ही इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ स्पीकर, ही इज़ अनेबल टू preside over the meeting or he is unable to handle the meeting and he is unable to handle that group of जानवर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ वो मैनेज नहीं कर पा रहा है मीटिंग्स को, तो उस केस में सारे मेंबर्स लोग उसको हटा देते हैं, वोट करके इधर उधर करके उसको हटा देते हैं। और इन केस जब पार्लियामेंट डिज़ोल्व होने वाला रहता है, डिज़ोल्व मतलब 5 years में जब डिज़ोल्व होता है ना पार्लियामेंट, या फिर किसी कारण से अगर सरकार को गिरा दिया जाता है, तो उस समय स्पीकर जो है वैकेट नहीं कर सकता ऑफिस को, मतलब छोड़ नहीं सकता है। वो फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हाउस, मैंने अगर जब न्यू हाउस कॉन्स्टिट्यूट होता है, नया गवर्नमेंट बनता है, तो फर्स्ट मीटिंग होने के बाद वो हाउस को छोड़ देता है और उसके बाद फिर नया स्पीकर का चुनाव होता है। जैसे मान लो कि इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लो अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो बीजेपी का स्पीकर है, 2 साल बाद इलेक्शन होगा, बीजेपी हार जाएगी, कांग्रेस आ जाएगा, एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जैसे ही मैंने पार्लियामेंट डिज़ोल्व होगा, बीजेपी जब हारेगी पार्लियामेंट डिज़ोल्व होगा, या इलेक्शन के समय पार्लियामेंट डिज़ोल्व हो जाता है, तो उस समय अगर स्पीकर छोड़ देगा तो नहीं चलेगा ना, तो उसके बाद स्पीकर उस टाइम नहीं छोड़ सकता है अपने पद को। तो क्या होता है, जब कांग्रेस, जैसे मान लो कांग्रेस जीती, अब कांग्रेस का सरकार बन गया, अब कांग्रेस का जब फर्स्ट मीटिंग होगा आफ्टर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, देन दैट स्पीकर, द पुराना स्पीकर जो है वही उसको एड्रेस करेगा मीटिंग को, और उसके बाद फिर जब गवर्नमेंट बन जाएगी तो फिर वो लोग अपना स्पीकर को फिर से चुन सकता है, और ये पुराना वाला स्पीकर छोड़ सकता है। तो वुमेन स्पीकर 3 जून को ये बनी थी, मीरा कुमार कांग्रेस की एमपी थी, और वो फर्स्ट स्पीकर भी थी लोकसभा की, वुमेन स्पीकर, मैंने फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी। फिर सुमित्रा महाजन बनी थी। ये सब उन लोग के बारे में है। तो सेकंड मैंने वुमेन स्पीकर थी सुमित्रा महाजन। श्री ओम बिरला वॉज यूनिवर्सली इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द 17th। ओम बिरला फिर बना था, कौन कब बना था यही सब है इसमें, ये तुम देख लेना अपने से, दिस इज नॉट लाइक नथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड, कैन रीड इट ऑन योर ओन। मैं देख लेती हूँ ये क्या है, टेन्योर्स ऑफ लोकसभा का टेन्योर्स कब से कब तक। जैसे इसका फर्स्ट लोकसभा 13 मई को बना था 1952 को, और डिसोल्यूशन हुआ था इतना 4 अप्रैल को। अगर दिस इज इम्पॉर्टेंट दिस डेट्स, देन यू विल हैव टू रिमेंबर दिस डेट्स। हाँ, ये क्या है, रोल पावर्स एंड फंक्शंस।
पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर, स्पीकर का क्या क्या पावर एंड फंक्शन होता है वो तो बता ही दी। मीटिंग को देखना, क्वेश्चंस देना, वो लोग का बात को सुनना, बिल पास करवाना, वोटिंग करवाना, ठीक है। तो यही सब है, इसको देख लेना। मैंने इम्पॉर्टेंट है लेकिन मतलब एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है, मतलब से देख सकते हो। इसको मैं बता दी कि क्या क्या होता है इसमें। मैंने स्पीकर का क्या क्या काम है, वोटिंग करवाना, फिर मीटिंग को सुपरवाइज करना, और भी एक दो पॉइंट है उसमें देख लेना। तो अब हम लोग आ जाते हैं आवर पार्लियामेंट एंड द ऑफिसर्स ऑफ द टू हाउसेस। देखो देखो ये जो है पार्लियामेंट पूरा बताया, ये तो पता ही है तुमको। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर। लोकसभा को स्पीकर देखता है, राज्यसभा को डिप्यूटी स्पीकर देखता है, और राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है और डिप्यूटी चेयरमैन भी होता है। ये इसी का पॉइंट्स कंटिन्यूड हो रहा है। द स्पीकर शैल नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, ये देख लेना, वो फंक्शंस ऑफ स्पीकर ही है। डिसिप्लिनरी फंक्शंस, उसका डिसिप्लिनरी फंक्शंस क्या क्या होता है उसको भी देख लेना। वो डिसिप्लिन कैसे वहाँ पे रखता है, कि कैसे मतलब जब मैं तुमको क्या बोलूँ कि वो लोग इतना चिल्लाता है आपस में, जब बात करता है इतना चिल्लाता है, एक दूसरे के ऊपर चप्पल वप्पल भी फेंक देता है गुस्से में, तो उसको वही उन लोग को कैसे डिसिप्लिन में रखना है वो स्पीकर का काम होता है देखने का। फिर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या क्या होता है, मैंने वो कैसे एडमिनिस्टर करेगा वो लोग के ऊपर, वो मैंने एडमिनिस्टर भी कर सकता है, मैंने सजा भी दे सकता है। तो क्या क्या है, सुपरवाइजरी कंट्रोल, मैंने सुपरवाइज कैसे करेगा वो सब कंट्रोल वो कैसे करेगा, मैंने स्पीकर का है, ये सारा स्पीकर का फंक्शंस का है। फिर उसके बाद है पावर्स अंडर द एंटी डिफेक्शन रूल लॉस। तो स्पीकर का क्या क्या पावर होता है एंटी डिफेक्शन लॉस में, मतलब अगर कोई ऐसा कोई काम मैंने किया है, कोई ऐसा मैंने ऐसा कोई गलत काम किया है कोई मेंबर, तो उसमें भी स्पीकर जो है क्या क्या उसका पावर होता है। चलो देख लेते हैं इसको। अंडर द एंटी डिफेक्शन रूल 1985, if there is a question as to whether a member of Lok Sabha stands disqualified, the question is referred to the decision of the speaker। हाँ, मैंने क्या कहा कि अगर कोई ऐसा मेंबर होता है जो डिसक्वालीफाइड होता है बाद में, अगर उस किसी तरह से झूठ बोल के धोखा दे के वो क्वालिफाइड हो गया, इलेक्शन भी लड़ा, जीत भी गया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं वो डिसक्वालीफाइड है, वो झूठ बोला था, या फिर उसका पढ़ाई लिखाई का कोई उसका सर्टिफिकेट झूठा है, मतलब पता चलता है कि वो डिसक्वालीफाइड है। तो ये अब जाता है स्पीकर का डिसीजन पे कि स्पीकर क्या डिसीजन लेगा उस समय में। तो ये कि भाई उसको रखना है या नहीं रखना है, उसको डिसक्वालीफाइड सही में करना है या उसको क्वालिफाइड रखना है, ये स्पीकर डिसाइड करता है। तो हिज डिसीजन फाइनल इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो यही सब ये मैंने कुछ इसका डिसिप्लिनरी फंक्शंस क्या है, एंटी डिफेक्शन रूल में ये क्या कर सकता है, सुपरवाइजरी रूल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल क्या है, ये मैं बता चुकी हूँ। तुम अलग अलग से थोड़ा सा अपने से पढ़ लेना, क्योंकि पॉइंट्स तो तुमको याद करना ही होगा ना, उसका सारा पॉइंट्स याद करना पड़ेगा, इसलिए उसको अच्छे से पढ़ लेना। अब आते हैं हम लोग व्हाट इज़ डिफेक्शन। तो डिफेक्शन का मतलब मैं बता चुकी हूँ, फिर से इसमें आया है कि अगर कोई माल फंक्शन किया, कोई कुछ गलत काम किया, कोई हाउस के अंदर कोई मेंबर अगर कोई गलत काम किया तो उसको डिफेक्शन बोलते हैं। उसका डेफिनेशन पढ़ लेना, दिया हुआ है। अदर पावर्स एंड फंक्शन स्पीकर का, ठीक है, पढ़ लेना, नंबर 6 में है ये। अच्छा, स्पीकर्स पोजीशन, स्पीकर का पोजीशन क्या है ऑफिस के अंदर, वो एक ग्रेट ऑनर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का आदमी होता है लोकसभा के अंदर, और वो लोकसभा रिप्रेजेंट्स द नेशन। सही बात है, हम लोग का जो पार्लियामेंट का जो लोकसभा है वो पूरा नेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्पीकर ऑब्वियसली वहाँ का जो स्पीकर है, सोचो वो कितना बड़ा डिग्निटी का आदमी होगा। सिंबल ऑफ द नेशंस डिग्निटी, माने नेशन का डिग्निटी जो है, नेशन की जो इज्जत है उसका वो सिंबल होता है स्पीकर। तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का आदमी वो होता है। अब हम लोग आ जाते हैं राज्यसभा के अंदर।
तो राज्यसभा जो हम जानते हैं कि सेकंड हाउस है पार्लियामेंट का, तो जैसे बोलते हैं कि जो लोकसभा को हम डिसॉल्व करते हैं हर 5 years में, एंड न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन राज्यसभा में देयर इज नथिंग ऑफ दैट काइंड, इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये निरंतर चलता रहता है। कंपोजिशन, अच्छा कंपोजिशन कैसे होता है कि इसका 250 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कैसे इलेक्शन होता है इसका, हाँ कैसे नॉमिनेटेड होता है, कैसे कौन कौन इलेक्ट करता है इसको, कि देखो स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई लिटरेचर साइंस ये सब का होना चाहिए, तभी उसको राज्यसभा का मेंबर चुना जा सकता है। ठीक है, ये तुमको मैं जो बताई थी वही है, बस और कुछ भी नहीं है। देखो सच एज डिस्टिंग्विश्ड पर्सन, कोई ऐसा स्पेशल आदमी जो हर मतलब एकदम एक स्पेशल नीके बनाया हो सोसाइटी के अंदर, स्पेशल ओहदा हो उसका, स्पेशल प्लेस हो सोसाइटी के अंदर, तो ही उसको राज्यसभा का मेंबर के लिए चुना जा सकता है। तो फेमस एक्ट्रेसेस जैसे रेखा, सिविल सर्वेंट RBI बीमल जालान, फेमस जर्नलिस्ट श्री, ये सब फेमस आदमी लोग हैं, यही लोग को राज्यसभा का मेंबर के लिए चुना जाता है। सचिन तेंदुलकर, उसको भी चुना गया है, तो सचिन तेंदुलकर का भी नाम दिया गया, कुड बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। अब एलोकेशन ऑफ सीट्स, द रिमाइंडर आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अब कुछ लोग तो ऐसे हो गए कि जिसको जो स्पेशल, जिनके पास कोई कला हो, कोई स्पेशल आर्ट हो, या बहुत फेमस हो किसी फील्ड में, वो लोग, और जो रिमाइंडर सीट्स हैं वो किसको मिलता है, स्टेट्स, कुछ ऐसे स्टेट्स के पर्सन्स को मिलता है जो कुछ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको कुछ सीट एलोकेट होता है। द एलोकेशन ऑफ द सीट्स अमंग स्टेट्स इज नॉट इक्वल एज दिस वाज कंसिडर्ड अनडेमोक्रेटिक। तो जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है वो इक्वल नहीं होता है, अलग अलग होता है, कुछ स्टेट्स में ज़्यादा, कुछ स्टेट में कम। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि ये पॉपुलेशन के बेसिस के हिसाब से होता है। मान लो कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर राज्यसभा का सीट्स जो है, किसी स्टेट में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो राज्यसभा का सीट भी ज़्यादा होगा। जैसे उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ 31 सीट्स है राज्यसभा के लिए। पंजाब का थोड़ा सा कम है, पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 7 मेंबर्स मिलता है। पंजाब और गोवा का सिर्फ 7 मेंबर्स जो है वो राज्यसभा में है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम को सिर्फ 1 सीट है राज्यसभा में, क्योंकि वो सबका पॉपुलेशन कम है। यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, पौंडीचेरी, ये सबका 4 मेंबर्स है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से, जहाँ जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से राज्यसभा में उनको सीट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है मैनर ऑफ इलेक्शन, कि कैसे राज्यसभा का जो मेंबर्स होते हैं, हाउ दे आर चोजन और हाउ दे आर इलेक्टेड। तो लेजिस्लेटिव मेंबर्स के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मतलब दे आर ऑलरेडी द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड नाउ दे आर एलिजिबल फॉर इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो ऑब्वियसली पहले भी बताई हूँ कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको ये MP लोग चुनते हैं। अब कुछ कुछ जगह का जैसे, और वोटिंग करके चुनते हैं, कुछ कुछ जगह का जैसे यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं, डिफरेंट 9 यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पे जैसे दिल्ली में कुछ अलग मैनर से चुना जाता है, जम्मू कश्मीर का कुछ अलग मैनर से चुना जाता है। ठीक है, तो देयर आर सम डिफरेंट मैनर्स, ऐसे जैसे कि लोकसभा पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करती है, उस हिसाब से वहाँ के मेंबर्स को चुना जाता है। वहाँ के भी मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर बनते हैं ना, मतलब वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरीज के। तो हाउ दे विल बी इलेक्टेड, दिस इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट एंड दे प्रेस्क्राइब रूल, और उसके हिसाब से वो चूज़ करके राज्यसभा में उनको बैठाया जाता है। तो कहीं कहीं पर ओपन बैलेट सिस्टम राज्यसभा का पोल के लिए लिया जाता है। व्हाट इज ओपन बैलेट सिस्टम? बैलेट सिस्टम क्या होता है कि अपना जो भी, पहले क्या होता, अभी तो इलेक्ट्रिक मशीन आ गई, तो यू जस्ट प्रेस अ बटन और तुम अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको तुम चूज़ कर लेते हो। पहले क्या था
एक कागज़ मिलता था और उसको फील करके कि तुमको कौन पसंद है, उसमें अपना नाम वाम उसका लिख के तुमको जो पसंद है वो कागज़ को मोड़ के उसको एक डब्बा रहता था उसमें उसको घुसा दिया जाता था। तो उसमें वो कॉन्फिडेंशियल होता था। ऐसा एक एरिया होता था जब व्हेन यू गो फॉर इलेक्शन, व्हेन यू गो फॉर वोटिंग, तो देयर इज़ अ प्लेस विच इज़ कवर्ड बाय एक मतलब कवर्ड रहता था, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल एरिया में तुम जाके यू चूज़ योर रिप्रेजेंटेटिव, तुमको जिसको देना है वोट, और उसको एंड देन फोल्ड द पेज एंड देन पुट इट इनसाइड दैट बैलेट बॉक्स, जिसको बोला जाता है बॉक्स। कॉन्फिडेंशियल होता था। लेकिन ओपन बैलेट सिस्टम क्या होता है जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल नहीं है, तुम आराम से अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन के अपना दे सकते हो क्या भाई ये मेरा, मैंने इसको चुना है। तो इस तरह से चूज़ किया जाता है। तो तुमको पढ़ना है तुम उसको थोड़ा सा देख लो, ठीक है। अब हम आते हैं क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। वही क्वालिफिकेशंस क्या क्या है ये भी देख लेना। डिसक्वालिफिकेशंस राज्यसभा, लोकसभा का भी है ऑलरेडी रेड, तो ये है क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस और मेंबर्स फॉर राज्यसभा। दूसरे पे आते हैं इस पेज पे। चलो ठीक है, 30 मिनट्स हो चुके हैं। इसको नया वीडियो में चालू करते हैं। क्या है लेकिन इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज कम है वो, अच्छा इसी का है डिसक्वालिफिकेशन का। ए बी नंबर ए डिसक्वालिफिकेशन का जो पॉइंट है, डिसक्वालिफिकेशन का पॉइंट है ए बी सी ई तक, और टर्म ऑफ द हाउस यहाँ से हम लोग दूसरे में चालू करते हैं, दूसरा वीडियो में।